हल्का सा करते थे, हल्का सा। हाँ, तो सभी बच्चे आ गए? यस सर। अपनी क्लास में सभी बच्चे आ चुके हैं, क्लास 7th वाले? यस सर। अच्छा, तो सभी बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी विज्ञान भारती सेकंड खोल लें, ठीक है? और उस विज्ञान भारती सेकंड में आज हमें इकाई 9 पढ़नी है, जिसका नाम है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। तो हम इस अध्याय को हम देखते हैं, इस इकाई को देखते हैं। तो मेरा ये इकाई या मेरा अध्याय 9 है, ठीक? यहाँ पर अध्याय को इस SCRT ने इकाई कहा है, तो ये 9 है। इस अध्याय की मैं अब से पहले 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ, बड़े ही ढंग से अच्छी तरह से मैंने क्लास को पढ़ाया है। और जो भी कुछ पढ़ाता हूँ अब मैं, तो उससे मैं आपका मूल्यांकन करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो भी कुछ सिखाया है तो उसके ऊपर प्रश्न होते हैं और उसके आंसर होते हैं, तो ये देखता हूँ कि बच्चे कुछ जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम इसी लेक्चर 3 को पढ़ाएंगे। पहले सभी बच्चे ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सारी चीज़ों को सुनेंगे, फिर उसके ऊपर मैं उसका मूल्यांकन करूँगा, प्रश्न पूछूंगा, तो ये पता लग जाएगा बच्चे कितने ध्यान से मेरी इस पढ़ाई को सुन रहे हैं और कितने ध्यान से उसे नहीं सुन रहे हैं। तो सभी बच्चे जो हैं, आज छात्रों की संख्या कुछ कम इसलिए है, सोमवार के दिन तो आए थे लेकिन आज बच्चे नहीं आए। उनके पास बार बार रोज फ़ोन करते रहे अध्यापक, यही सबसे बड़ा काम है। 20 बार फ़ोन करो तब कहीं बच्चे आते हैं, ठीक है? तो रोज़ाना कंटिन्यूस जो बच्चे आ रहे हैं वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं, और जो बच्चे कंटिन्यूस नहीं आते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, मेरी तीसरी क्लास है, यानी कि लेक्चर 3 है मेरा। 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अध्याय को हम बहुत धीमे धीमे एक स्लो मोशन में पढ़ाते हैं। धीमे धीमे अच्छी तरह से स्लो पढ़ाने से ये होता है कि वो चीज़ अच्छी तरह से बच्चे के दिमाग के अंदर में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जितना धीमे अच्छी तरह समझ लेंगे विज्ञान को, वही हमें अच्छी लगेगी, उतनी आसान होती जाएगी। अगर हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे तो हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और आज देखते हैं हमें आज के अध्याय में पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज के अध्याय में अगर हम बात करते हैं पढ़ने की, तो देखिए आज जो मेरा अध्याय है, आज के अध्याय में आज के जो मेरी क्लास है, उस आज की क्लास के अंदर देखिए हमें क्या देखना है। इससे पहले मैं आपको लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा चुका हूं, और आज के अध्याय में देखिए हमें पढ़ना है श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, जिसे मैं कहता हूं WBC, ठीक, जिसे मैं कहता हूं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। इसका मतलब हो गया व्हाइट, इसका मतलब हो गया ब्लड, इसका मतलब होता है कार्पसेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह देते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। कार्पसेल्स ज्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है। तो इसे कहता हूं मैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स पढ़ेंगे। फिर हम उसके देखेंगे कि जो मेरा रक्त है, रुधिर है, ठीक, जिसे मैं ब्लड कहता हूं, खून लाल होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर 4 चीजें मुझे मिलती हैं। पहला मुझे मिलता है क्या? प्लाज्मा, जिसे मैं कहता हूं रुधिर प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा। उसे देखते हैं तो मुझे ब्लड प्लाज्मा मिल कितना रहा है? 55%। हमारी SCRT ने जो बुक्स है, सरकारी किताब है, जो बेसिक शिक्षा परिषद में चलती है, वहां पर ब्लड प्लाज्मा को 55% बताया गया, ठीक। उसके अलावा रुधिर कणिकाएं बताई, उसमें कितनी? 45%, ठीक। तो 45% रुधिर कणिकाओं में देखते हैं, वहां मुझे RBC मिल रही है, मुझे वहां WBC मिल रही है, वहां मुझे लाल रुधिर कणिकाएं मिल रही हैं, वहां मुझे श्वेत रुधिर कणिकाएं मिल रही हैं, वहां पर मुझे क्या मिल रही है? रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक। तो 4 चीज, अगर 4 चीज हमारा किसी का भी खून देख लो आप, चाहे मैं अपना निकाल के देखता हूं खून,
या आप अपना निकाल के देख लो, किसी का भी निकाल के देख लो। खून जो ब्लड होता है, इसे मैं ब्लड कहता हूँ, जिससे रुधिर कहते हैं, और इसे हम रक्त कहते हैं। उस रक्त के अंदर मुझे 4 चीज़ मिलेंगी। एक तो प्लाज्मा मिलेगा मुझे उसमें अंदर, उसी के अंदर मुझे WBC मिलेगी, उसी के अंदर मुझे RBC मिलेगी, और उसी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक, ये 4 चीज़ सभी के ब्लड में होती हैं। तो ऐसी जो चारों चीज़ जिसके ब्लड में होती हैं, तो मैं उस ब्लड को कहता हूँ होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब होता है संपूर्ण चीज, वह ब्लड जिसके अंदर ये सारी चारों चीजें उपस्थित हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण रक्त, यानी कि होल ब्लड। ठीक, इंग्लिश वाले शब्द को याद रखो, होल ब्लड। होल का मतलब होता है संपूर्ण। तो जब भी कभी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है, अगर किसी के भी रुधिर में प्लाज्मा कम है, तो डॉक्टर कह देते हैं जब प्लाज्मा ले आओ, तो बड़ी बड़ी जो रुधिर की बैंक हैं वहाँ पर हमारे जो लोग रक्तदान करते हैं, तुमने देखा है लोग रक्तदान कर रहे हैं, रक्तदान सुना है? तो वो रक्तदान जहाँ करते हैं उनके सारे रक्त को पहले चेक किया जाएगा, बढ़िया है, सही है, कोई बीमारी नहीं है, उस रुधिर के अंदर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसका रक्त क्या है, उसे निकाल लिया जाएगा। ठीक, निकालने के बाद उस रक्त को क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसमें सारी चीज़ केमिकल मिला करके फिर उसमें से प्लाज्मा अलग निकाल लेंगे, WBC अलग निकाल लेंगे, RBC अलग निकालेंगे, प्लेटलेट्स अलग निकाले थे। अगर कोई मरीज है, किसी की प्लेट ज़्यादा डाउन हो रही है और दवा से नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या करते हैं डॉक्टर, डायरेक्ट उसके ऊपर प्लेट चढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लेट की ज़रूरत पड़े तो उसे प्लेट चलेंगे, WBC की ज़रूरत पड़े तो उसे WBC चढ़ाई जाएगी, RBC की ज़रूरत पड़ी है तो उसे RBC चढ़ाई जाएगी। ठीक, तो इसलिए अध्याय को बड़े ध्यान से सुने, जितना ध्यान से सुनेंगे आपकी सब समझ में आएगा। तो जिसमें मैं RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं में इससे पहले पढ़ा चुका हूं। आज हमें श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ना है, उनके कार्य पढ़ने। उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है, रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे मैं प्लेट से बोलता हूं, वो पढ़नी है। और प्लेट्स के क्या कार्य होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्लेट मिलती है, उसके क्या कार्य हैं वो मुझे थोड़ी देखनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मुझे पढ़ना है रुधिर प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा का 55% होता है भाग हमारे ब्लड में। तो उसके बाद ये सारी चीजें हम पढ़ने के बाद फिर इसमें पढ़ेंगे हम रुधिर प्लाज्मा। ठीक, जिसे मैं क्या कहता हूं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद अब ब्लड प्लाज्मा पढ़ने के बाद अब हम थोड़ी सी चीज देखेंगे, रक्त को। रक्त उसे देखेंगे जो होल ब्लड है, जिसमें चारों चीज बनी है, उसके कुछ कार्य हैं तो उस कार्य को देख लेंगे। इससे पहले RBC भी थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर होल ब्लड के बारे में सारी चीज पढ़ाई जाएगी अच्छी तरह से। ठीक, दूसरी बात, इतनी चीज पढ़ने के बाद फिर हमें देखेंगे रुधिर का जमना एवं इसके लाभ। रुधिर होता है वो जम जाता है, तो हम उसके लाभ देखेंगे, कहां पर जम रहा है तो मेरे लिए लाभ है, और कहां पर नहीं जम रहा है तो मेरे लिए घाटा है। जमने की भी प्रक्रिया होती है, कहां जमना चाहिए रुधिर को और कहां नहीं जमना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि रुधिर आखिर में ये जमता कैसे है। ठीक, तो इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे, और सारा का सारा जो मेरा सोर्स है वो हमारी सरकारी किताब का ये SCERT का। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए जो बुक्स चलती है हमारे सरकारी विद्यालयों में, वही सारी की सारी किताब का मैंने कंटेंट लिया है। ठीक, बाकी इधर उधर से मैंने कुछ नहीं लिया, 1-2 लाइन मैंने इधर उधर से NCERT से ले रखी है, उसको केवल इसके हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए। ठीक, तुम्हारे समझाने के पर्पज से। और सारा का सारा मेरा जो सोर्स मैंने लिया है अपनी इस PPT के अंदर में, वो SCERT के बुक्स का ही लिया है। ठीक, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं। तैयार हो जाने के लिए सभी बच्चे जो प्यार से एक बार बोल दीजिए, वंदे। बहुत अच्छी बात। अब हम अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसे बड़े ढंग से, और सारे के सारे बच्चे अपनी किताब को केवल खोल लेंगे और सारी चीज यहाँ मेरी PPT पर देखेंगे। ठीक, किताब खुली होनी चाहिए और सामने आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, दिमाग यहाँ होना चाहिए, इस मेरी स्लाइड पर। ठीक, इस डिजिटल बोर्ड पर। अब सभी बच्चे इस डिजिटल बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसे देखिए, यहां पर
चलो यहां से ले लेता हूं। पढ़ना बंद कर दो, केवल शांत बैठे रहो, मेरे दिमाग को गर्म मत करो, केवल यहां पढ़ते रहो, ठीक। देखिए आज है मेरे पास श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट का मतलब तो सभी जानते हैं सफेद, श्वेत भूरा भी कह सकते हैं, भूरा के लिए वैसे ब्राउन यूज करते हैं, तो श्वेत का मतलब होता है एक तरह का आपका सफेद। अब इसे गौर से देखिए, पहले इस इमेज को जो मैंने इंटरनेट से निकाली है अभी सर्च करके, ये मेरे पास गौर से देखिए, ये ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिका हम उसे कहते हैं जिसके अंदर में क्या बहता है, रुधिर। जैसे मेरे ये नसें देखी हैं आपने, तो नसों को अगर हम जरा सा भी उसमें चुभा दें, इंजेक्शन लगा दें, तो उसमें ब्लड निकलने लगेगा बाहर, तो उसके अंदर क्या बह रहा है मेरा, ब्लड। ये है वो ब्लड, इसके अंदर जो बह रहा है जिससे मैं कहता हूं रुधिर वाहिकाएं, इसके अंदर जो को ब्लड बह रहा है। अब इस ब्लड को, इस खून को गौर से देखिए, यहां पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक तो देखिए ये पीला पीला मिल रहा है पोर्शन, ये पीला पीला दिख रहा है तुम्हें तरल, जो पीला पीला है उसे मैं कहता हूं प्लाज्मा। दूसरा ये लाल लाल आपको दिख रही है बाई कोनों में एक तस्तरीनुमा संरचना, ठीक, इन्हें कहता हूं मैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक। इसे हटा दिए, लाल रुधिर कणिकाएं हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब उसके अलावा हमें यहां पर देखिए, ये देखिए, ये कुछ देखो संरचना दिख रही है तुम्हें, सफेद सफेद सी देखिए, ऐसी दिख रही है तुम्हें, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक देखिए ये है, एक देखिए ये है, ये तुम्हें दिखाई दे रही है, सब बच्चों को देखो ध्यान से, सबको दिखाई दे रही है ये। इसे मैंने काट करके देखिए यहां पर लगा दिया, ये देखिए ये सफेद सफेद है। तो ये चीज हमारे जो रक्त होता है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर मिलती हैं। तो इसके बारे में ही आज हम कुछ पढ़ेंगे जो हमारी SCERT ने लिखा है। अब समझिए यहां पर पहले देखिए, ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। पहली बात को ध्यान रखें, पहली लाइन उसमें लिखी है कि पहली बात, ये जो लाल रुधिर कणिकाएं दिख रही हैं आपकी, इससे ये आकार में बड़ी होती हैं, इससे इनसे आकार में बड़ी होती हैं। तो ये क्या होती हैं, इनसे आकार में क्या होती हैं, बड़ी। दूसरी बात, इनके अंदर ये देखिए आकार में क्या है, बड़ी। और दूसरी बात, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, केंद्रक, जिसे मैं न्यूक्लियस कहता हूं, ठीक। इतनी बात को ध्यान रखो। तो इसमें क्या मिल रहा है मुझे, यहां पे लिखा है देखिए केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक। अगली बात देखिए, ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। अब अगली लाइन को समझते हैं। अगली लाइन में उसने ये कहा है कि ये वाली जो कणिकाएं जो मेरी दिख रही हैं, ठीक, जिसे मैं श्वेत रुधिर कणिकाएं कहता हूं, इनकी अगर मैं आकृति को देखता हूं तो इनकी आकृति मुझे अमीबा के तरह दिखती है। अब हम बात करें तो आखिर में अमीबा की आकृति कैसी है, तो अमीबा की आकृति को देखते हैं तो अमीबा की पहली बात, कोई आकृति फिक्स नहीं है। जिसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित आकृति। और जिसकी आकृति फिक्स होती है उसे हम कहते हैं नियमित आकृति। जैसे पैरामीसम है, उसकी आकृति फिक्स है। जैसे यूग्लिना है, उसकी आकृति फिक्स है। बैक्टीरिया है, उसकी आकृति फिक्स है। लेकिन अमीबा की कोई आकृति फिक्स नहीं है। अमीबा देखिए आपको इस प्रकार से मिल रहा है, कभी ऐसे भी मिल सकता है, कभी ऐसे भी मिल सकता है, कभी ऐसे भी होगा, ऐसे, उसकी आकृति फिक्स नहीं है कोई। तो इसी प्रकार से हम यहाँ WBC की बात करें, ये है मेरे पास WBC। तो WBC की पहली बात क्या है, इसकी अमीबा के समान अनियमित आकृति फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है, ठीक, इर्रेगुलर आकार की होती है।
पहली बात, इसकी आकृति अमीबा के समान अनियमित है, ठीक। दूसरी बात, इसी पॉइंट को समझो, यहां पर अगले पॉइंट को समझो, इनमें कोई बरडक नहीं होता है। बरडक उसे कहते हैं जो मुझे कलर देता है। अब कलर क्या देता है? आदमी तुमने दो प्रकार के देखे, आदमी अंग्रेजों को देखा है तुमने कभी? अंग्रेज कैसे होते हैं? गोरे। उसे अगर आप देख लोगे तो वो कैसे, बहुत ज्यादा गोरे, भूरे भूरे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा कैसा है? काला। अब काला और एक भूरा, अगर हम दोनों को देखते हैं गौर से तो हम ये बात कह सकते हैं, आदमी शक्ल से तो दोनों आदमी हैं। ये तो है नहीं कि भाई दूसरा भैंस है या दूसरा कुछ है, सोता नहीं। और उसे देख करके उसके दोनों पैर हैं, उसके दोनों हाथ हैं, उसके सर देख के हम यही तो कहेंगे इंसान है। फर्क इतना है, वो गोरा है और दूसरा काला। अब हम देखते हैं आखिर में वो काला क्यों है? वो काला इसलिए है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर में एक पिगमेंट मिलता है, बर्डक। बर्डक का मतलब होता है पिगमेंट, जो कलर देता है। ये देखिए, बर्डक शब्द को विज्ञान में हमेशा याद रखिए। बर्डक का मतलब होता है पिगमेंट। पिगमेंट उसे कहते हैं जो उसे रंग दे रहा है। अब काले रंग का एक पिगमेंट होता है, बर्डक होता है, जो इंसान के शरीर में मिलता है, जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। अगर किसी के शरीर में मेलेनिन अधिक है तो उसका रंग काला होगा, और किसी के अंदर मेलेनिन नहीं है तो वो गोरा होगा, ठीक। कुछ लोग ऐसे देखें जो काले से होते हैं, फिर धीमे धीमे क्या है, उनके पास कुछ इस प्रकार रोग लग जाता है, वो भूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके शरीर से मेलेनिन क्या हो गया, खत्म। इसी अब आप ये समझ लिए, बर्डक का मतलब होता है कलर देना। अब ये सफेद है तो यहां पर कोई बर्डक नहीं है, यही तो देखो लिखा है SCERT ने, इनमें कोई बर्डक नहीं होता है। दोबारा देखिए, यही देखिए, पहले इस बुक्स की एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि यह किताब जो बेसिक शिक्षा प्रथम चलती है, सरकारी किताब है। तो इस लाइन को सब देखो, यहां से आपके जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसी किताब से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा कभी कोई प्रश्न। नेट की पूरा निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा, सारे प्रश्न इन्हीं लाइनों से बनेंगे, इनसे बाहर नहीं बनते कभी भी प्रश्न। देखिए, इनमें कोई बर्डक नहीं होता है। अब ये है मेरे पास सफेद, ये है मेरे पास लाल। अब ये लाल क्यों है? क्योंकि यहां पर एक बर्डक है। बर्डक का मतलब एक कलर है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या है, लाल है। अब पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की पत्तियां मुझे कैसी मिल रही हैं, हरी मिल रही हैं। तो जहां हरी मिल रही है वहां पर क्लोरोफिल नाम का एक बर्डक है, और जिस पौधे में जहां पर क्लोरोफिल बर्डक अधिक होगा वो चीज उसकी हरी होती रहेगी, ठीक। इतनी बात हो, यहां पर कोई बर्डक नहीं है, इस लाइन को ध्यान से समझो, कोई बर्डक नहीं है, इसलिए ये रंगीन होती है। जब कोई बर्डक नहीं है तो उसका कोई कलर नहीं है, तो इसलिए ये कैसा है, व्हाइट, बिल्कुल ऐसा व्हाइट ही है, उसका कोई। अब यहां पर कोई बर्डक होता तो इसका कलर चेंज हो जाता। अगर आप देखिए, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। इनका जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन का। ये संख्या में कम है, यहां पर संख्या किसकी मिल रही है मुझे, लाल की मिली है। इनसे देखो, इनसे इनकी संख्या क्या है, कम। बस इतने पॉइंटों को ध्यान रखो, इतने पॉइंट SCERT लिखे तो इतने ही पॉइंटों को ध्यान रखो। जो यहां पर ये पॉइंट लिखे हैं SCERT ने, वो इस इमेज से मैंने तुम्हें समझा दिया और सारी चीज समझ में आ गई तुम्हारी, ठीक। अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए, जो चीज किताब में नहीं है वो मैंने थोड़ी अलग से ऐड कर दी है, ये किताब में नहीं है। अगर मैं इस ब्लड को गौर से देखता हूं तो ये मेरे पास क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि बाह्य के ब्लड कार्पसल्स, ठीक। ये है मेरे पास WBC। अब देखिए यहां पर, अब हम यहां पर एक बात कहेंगे कि WBC जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है, रक्त है, रुधिर है, उसमें हम WBC को देखते हैं। WBC उसके अंदर मुझे कई प्रकार की मिल सकती हैं, ठीक। इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो ये रुधिर का क्या है, निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे मोनोसाइट। अगर मोनोसाइट है उसे हम गौर से देखेंगे तो मुझे उसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है, इस प्रकार की संरचना है, तो ये क्या है, मोनोसाइट।
और इस प्रकार की देखिए, तुम्हें इस प्रकार का ये देखो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है मेरा इओसिनोफिल। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, इसे मैं बेसोफिल कहता हूँ। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे मैं न्यूट्रोफिल कहता हूँ। और ये देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसी बची है जिसे मैं लिम्फोसाइट कहता हूँ। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो मेरी WBC है वो WBC भी कई प्रकार की हो सकती है, ठीक। तो वो आपकी मोनोसाइट हो सकती है, वो आपकी इओसिनोफिल हो सकती है, ठीक, वो आपकी बेसोफिल हो सकती है, और वो आपकी लिम्फोसाइट हो सकती है, और वो आपकी न्यूट्रोफिल हो सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, शायद हमारी बुक्स के अंदर लिखा नहीं है, SCERT में लिखा नहीं है, मैंने इसे अलग से NCERT से ऐड कर दिया है, ये तुम्हारे हित की चीज़ है, ठीक। अब मैं थोड़ा इसमें ये देखता हूं कि आखिर में मेरी जो WBC है उस WBC के कार्य क्या है। हमारा WBC है तुम्हारे ब्लड में, तो मैं इसे ये भी देखना इसका कार्य क्या है, या वैसे ही है कुछ और कार्य तो होंगे जिस प्रकार से RBC कार्य थे। WBC कार्य देखते हैं आखिर में WBC के कार्य क्या है, ये हमारे ब्लड में मिल तो रही है सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं, इसका क्या कार्य है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं। ये है मेरे पास WBC। अब WBC के हम कार्य देखते हैं कि आखिर में हमारा जो रक्त होता है, ब्लड है, उसमें इसका क्या कार्य है। पहली बात, शरीर को जब भी कोई रोगाणु या परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब सुनिए, इस लाइन को मैं समझा रहा हूं अच्छी तरह से। अगर हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमें मिली है WBC का सबसे ज़्यादा मुख्य काम ये होता है कि वो हमें क्या करती है, रोगाणु किसे कहते हैं, मेरे शरीर के अंदर कोई रोग लग गया, ठीक, बुखार भी आ गया, मलेरिया लग गया, डेंगू हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमें बीमार तो होता ही रहता है इंसान। तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार हो जाने के बाद जो ये WBC है, इस WBC का मेन काम ये है कि पहले तो ब्लड में कम है, जैसे ही इसने देखा कि मेरे शरीर के अंदर में बीमारी आ गई है, अर्थात ये मेरे शरीर को खराब कर देगी, तो WBC क्या करेगी, अपनी संख्या बढ़ा लेगी। तो WBC अपनी संख्या बढ़ा लेगी। अब जो भी कोई रोग के वायरस हैं, जो भी रोग के बैक्टीरिया हैं, जो भी कोई रोगाणु का कोई प्रोटोजोआ द्वारा रोग हो रहा है, या किसी कवक के द्वारा रोग हो रहा है, ठीक, किसी भी प्रकार के द्वारा रोग हो रहा है, तो WBC का काम ये है अपनी संख्या बढ़ा करके अब ये फाइट करेगी उससे। अब ये क्या करेगी, उससे लड़ाई। अब ये उस रोगों को मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक। दूसरी बात, ये हमारे ऊतकों में उपस्थित रोगाणुओं से लड़ने के लिए कोशिकाओं की पतली दीवार से होकर आ सकती है। अब इस लाइन को गौर से समझिए, ये क्या कर, ये हमारे ऊतकों में उपस्थित, अगर ब्लड में कोई पूछ रहा है तो ब्लड में मार रही है वो, उसके अलावा ऊतक, आखिर में ऊतक क्या है, ऊतक कहते हैं मेरे से लाइन, जैसे मेरी त्वचा दिख रही है, त्वचा, खाल दिख रही है ऊपर वाली ये खाल, इससे पहले मैंने ऊतक को अच्छी तरह पढ़ाया है, उसे घर जाके किताब पढ़ो। घर जाके किताब तो कोई पढ़ता नहीं है, केवल यहाँ 1 घंटे में पढ़ाता हूँ तभी मूड हलाते रहेंगे, उसके अलावा फिर नहीं पढ़ती हूँ। ऊतक, ये मेरी स्किन है, स्किन में, ठीक, स्किन है, इन सारी चीज़ों को मैं ऊतक बोलता हूँ, स्किन वगैरह है। तो ऊतक क्या है, जहाँ बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसी को मैं ऊतक कहता हूँ। ये मेरा ऊतक है, ठीक है। तो इन सारे ऊतकों में अगर इस मांस के अंदर भी कहीं पर भी मुझे रोग लग गया है तो ये क्या करती हैं, तो उपस्थित रोगाणुओं से लड़ने के लिए कोशिकाओं की पतली दीवारों से होकर के, जो मेरी सेल्स है उस सेल्स की पतली दीवार तो पार होकर के, ठीक, यानी कि ब्लड से निकल के सेल्स को पार करके उस मांस के पास पहुंच जाएंगे, वहां पर जाके क्या करेंगे, उस रोग से लड़ने लगेंगे। फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, घाव हो गया, तो घाव में जख्म हो गया, तो मेरी क्या है, WBC घूमते घूमते वहां पर पहुंच जाएंगे, और क्या करेंगे, वहां पर जितने भी रोगाणु हो, रोग वाले नए नए वायरस हैं, बैक्टीरिया, वहां जाके उससे क्या करने लगी, फाइट, वो सही कराने का क्या कर रही है, काम। ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न हो। प्रतिरक्षा का मतलब यही है
कि हमें रोग जो हो रहा है उस रोग से हमारी रक्षा कर रही है, अर्थात हमारे ब्लड में ये नहीं होगी तो हम रोग से नहीं लड़ पाएंगे और क्या होगा। तो WBC का होना हमारे ब्लड में क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे में? बहुत अच्छी बात। तो यही है, ये हमारी प्रतिरक्षा का काम करती है, हमारे लिए एक रक्षे का काम करती है। जिस प्रकार से भारत है, भारत की सीमा पर बैठे हुए जो नौजवान हैं वो वहाँ पर अपने एक असला लेकर के बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, दुश्मनों से रक्षा। ठीक इसी प्रकार से ये क्या करिए हमारे लिए, समझ में आई? बस अब देखिए अगली लाइन देखिए, SCERT ने क्या लिखा है, श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। अब देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, कोई भी रोग है उस रोग को क्या करेंगी, उसके छोटे वायरस को भक्षण करके खा जाएंगी। कि तू यहाँ पर इस व्यक्ति को मारने के लिए आया, हमें मारने के लिए आया है, हम ही तुझे खा जाएंगे। तो ये क्या करती है, उसका भक्षण, फैगोसाइट, अर्थात उसे खा जाती है। ठीक, जब खा रही हैं तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो वैसे भी इंसान सही हो जाएगा। अर्थात ये रक्त परिसंचरण में प्रवेश किए हुए बैक्टीरिया को निकल जाती हैं। अब ये क्या करा अगली लाइन में, अर्थात मान लीजिए कि ये है मेरा नसों के अंदर मेरा क्या बह रहा है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है। अगर उस ब्लड के अंदर किसी प्रकार से बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, हमने पानी पिया, पानी के माध्यम से पहुंच सकता है, किसी भी प्रकार से पहुंच सकता है। ठीक, या किसी का हमने कोई गलत इंजेक्शन लग गया, किसी की सिरिंज ऐसी उसने यूज की, उसके गलत बैक्टीरिया थे, वो मेरे शरीर में लग गई। कैसे भी करके अगर यहाँ पर बैक्टीरिया मेरे इस ब्लड के अंदर आ गया, तो ये देखो क्या कर रही है, रक्त परिसंचरण में प्रवेश किए हुए बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया मेरे रक्त में आ गया, रुधिर में आ गया, ब्लड में आ गया, तो ये उसे क्या करती हैं, निगल जाती हैं, उसे खा जाएंगी, चबा जाएंगी। ठीक, ये रोगाणुओं द्वारा स्रावित टॉक्सिन्स को निष्प्रभावी करती हैं। अर्थात अब बैक्टीरिया है हमारे खून में पहुंच गया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया हानिकारक है। अब वो बैक्टीरिया हानिकारक है, तो हानिकारक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ा है, विषैली पदार्थ बढ़ा है, विषैली चीज भरी है, तो वो विषैली चीज को क्या करता है, छोड़ता रहता है, जिससे आदमी क्या होता है, मर जाता है। और ये क्या करती हैं, ये सारी विषैली चीज को क्या निष्क्रिय कर जाए, उस पूरे बैक्टीरिया को निकल जाती हैं। कोई विषैली चीज छोड़ी उसने हमारे खून में, ये सारी चीज को क्या कर देती है, निष्प्रभावी। उसके द्वारा बैक्टीरिया हमें मारने के लिए जहर छोड़ रहा है, तो ये उस जहर को लेकर के उसे क्या करती है, निष्प्रभावी, उसका असर खत्म कर देती हैं और बैक्टीरिया को ऐसे जाके खा लेगी। ठीक, तो उस बैक्टीरिया को क्या करती हैं, खा लेती हैं। तो जब बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया को हमारे खून में खा लेंगे, तो क्या होगा, सारे बैक्टीरिया जब उसने खत्म कर दिए तो आदमी वैसे भी सही हो जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर मिलता है, रुधिर में WBC का बहुत अच्छा रोल है। हमारे शरीर में जितनी अधिक WBC की मजबूती होगी, जितनी अधिक WBC अच्छी होगी, तो हमें रोग से उतने क्या रहेंगे, उतने रोग से क्या रहेंगे, हम दूर रहेंगे। हमें रोग नहीं होगा, रोग से दूर रहेंगे। तो जो रोग के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब क्या है, उनकी WBC क्या है, कमजोर है। तो हमने देखिए यहाँ पर आज थोड़ा WBC के बारे में समझा, और WBC के बारे में मैंने समझने के बाद शायद बच्चों की कुछ न कुछ समझ में तुम्हारे आया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे थोड़ा मूल्यांकन करेंगे, इवोल्यूशन करूंगा मैं तो सबका। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, मुझे आज तुम्हारा क्या करना है, इस टॉपिक का क्या करना है, यहाँ पर इवोल्यूशन, मूल्यांकन करूंगा मैं तुम्हारा। अब बताएं, सभी बच्चे शांत हो जाए, यहाँ पर देखें, अमीबा के समान, ठीक है, अमीबा के समान अनियमित आकार की कणिकाएं होती हैं। कौन सी कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, कि श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, कि प्लेटलेट के सभी क्या होते हैं, जे तेज बोलो, क्या होती हैं, बहुत अच्छी बात। तो यहां पर हमारा उत्तर सही है दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, अर्थात WBC। WBC ऐसी है जिसकी आकृति
अमीबा के समान अनियमित है, इसकी कोई आकृति फिक्स नहीं है। समझ में आई? दूसरी बात, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट सभी करती हैं रोगों से रक्षा। तो वैसे तो सबसे ज्यादा रोगों से रक्षा करने का काम श्वेत रुधिर कणिकाओं का ही है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो सभी चीज में इसमें क्या है, ये सभी करती हैं। प्लेटलेट्स भी करती हैं रुधिर, क्योंकि उसकी भी संख्या कम हो जाएगी तो आदमी क्या होगा, तो सभी करती हैं। निम्न में से श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या सभी? तो किसका क्या आंसर है? सभी। तो देखिए रोगों से रक्षा, तो देखो वैसे तो WBC सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंस हमारी WBC को दिया जाता है, WBC करती है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो प्लेटलेट्स भी हमारी रक्षा करती हैं, ठीक है, लेकिन WBC का मेन रोल सबसे ज्यादा है। ठीक, करेक्ट आंसर वैसे सभी मान लो आप। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे रुधिर प्लेटलेट्स को। इधर देखिए, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे मैं कहता हूं ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, या हम इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहे, थोड़ा मैं पानी पी लूं एक घूंट। कई दिनों से तबीयत हो रही है मेरी खराब, गला भारी है। लाइट आती नहीं, चली जाती है, सुबह सुबह नहाना वहाना दिक्कत होती है। अब देखिए आगे देखिए, यहां पर अब प्लेटलेट्स को देखते हैं। तो प्लेटलेट्स को अगर देखते हैं तो मेरा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही मुझे क्या मिलनी है, प्लेटें। तो प्लेटों को देखते हैं, देखिए प्लेटें ऐसी होती हैं इस प्रकार की। ठीक, इस प्रकार की क्या होती हैं, प्लेटें। अब यहां पर देखिए, देखिए रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी होती हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें पिछली स्लाइड पर लेके जाता हूं, उस वाले को, ब्लड वाले को, जब ब्लड वाला तेरा बड़ा हुआ था उसको देखिए। ब्लड वाले में देखिए, एक सेकंड सभी बच्चे यहां पर दिमाग लगाइए। यहां पर देखिए रुधिर प्लेटलेट्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ी यहां पर पढ़िए। आकार में बहुत छोटी होती है, केंद्रक विहीन, केंद्रक इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, एवं बाई कॉन्वेक्स होती हैं, प्लेटनुमा। देखिए इसे देखिए थोड़ा, एक सेकंड मैं अभी उसी स्लाइड पे पहुंचता हूं। ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास क्या, ब्लड। ठीक, अब इस ब्लड में गौर से देखिए, जो सबसे छोटी होती हैं, देखिए ये दिख रही है तुम्हें, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रही है, ये दिख रही है तुम्हें, ये देखो कितनी है, बहुत सारी हैं। देखो मैं देखो करता जा रहा हूं उस पर, ठीक है। ये मैं कलर, एक सेकंड, ये देखिए, देखो यहाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखो सभी अच्छे गौर से इसे देखो, इस इमेज को देखो गौर से, दिख रही है? तो जिसके ऊपर देखिए मैं ये कलर करता जा रहा हूं, यही मेरी क्या है, इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होती जाएगी तो रोगी क्या होता, बाद में उसकी मौत हो जाती है। ठीक, तो ये मेरा वो वाला रक्त है जिसमें चारों चीज मिल रही है। अब यहां से मैंने इन प्लेटों को निकालूंगा। ठीक, अब मैंने यहां से क्या कर लिया, इन प्लेटों को निकाल लिया। अब इन प्लेटों को लेकर, अब इन प्लेटों को गौर से देख लो, इनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूं आगे। ठीक, तो इसे देख लीजिए। अब आ जाओ, पेट यहां पर तुमने थोड़ी थोड़ी देख ली, देखो आ जाओ, देखो ये है, मैंने यहां पर उनका फोटो लगा रखा है। ठीक, ये देखिए, ये देखिए। ठीक, अब आ जाए यहां पर। पहली बात, बहुत छोटी होती हैं। ठीक, केंद्रक विहीन, यानी कि नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, दूसरी बात, दो उत्तली होती है, बाई कॉन्वेक्स, एक प्लेटनुमा, ये भी एक प्लेटनुमा छोटी सी स्ट्रक्चर से होती है। ठीक है, अब देखिए, एक घन मिमी,
ब्लड में, ये बहुत छोटा सा बात करें, 1 घन मिमी की बात करें, इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख होती है। इनकी संख्या 2 लाख से लेकर 5 लाख संख्या तक हो सकती है 1 घन मिमी ब्लड में। ये देखो, इस बात को थोड़े याद रखो, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, ठीक। तो मुझे 2 लाख से 5 लाख संख्या देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी बात, इनका जीवन काल 8 से 10 तक होता है। अब मान लीजिए कि मेरा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर में प्लेटें हैं, तो प्लेटें ब्लड के अंदर में क्या है, नई बनती रहती हैं, पुरानी खत्म होती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, पुरानी खत्म होती हैं। तो जो नई बनी है वो 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक रहेगी, 11 दिन तक रहेगी। 10 दिन तक रहने के बाद वो खत्म हो जाएगी, नई बन जाएंगी। तो पुरानी खत्म होती रहती है, नई बनती रहती है, पुरानी खत्म होती है। तो इसलिए इनका जीवन काल मुझे कितना मिला देखने के लिए, 8 से 10। और WBC का कितना मिला था मुझे, 1 से 4 दिन। और वहाँ RBC का मुझे कितना मिला था, 100 से 120 दिन। इतना कुछ तुम्हारी समझ में आया यहाँ पर? अब हम थोड़ा हल्का सा इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, ठीक। प्लेटलेट्स के बारे में केवल इतना ही लिखा था, इससे ज़्यादा नहीं लिखा था, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब इनका भी थोड़ा काम देखते हैं कि ये हमारे रक्त में है, तो इनका आखिर में काम क्या है। ये हमारी मदद कर रहे हैं रोगी की, तो किस प्रकार से मदद कर रहे हैं हम इसे भी देखेंगे, ठीक। अब ऐसे देखते हैं, देखिए ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। इसका पहला काम यह है कि जो रक्त होता है उसका थक्का बनाए। थक्का मतलब समझते हो? सभी बच्चे शांत हो। थक्का मतलब समझते हो? थक्का का मतलब समझते हो? थक्का का मतलब होता है क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है जमना एक तरह का, ठीक। तो अब देखते हैं कहां पर क्लॉट मतलब हल्का सा जमना। तो देखिए, तो पहली बात, कहीं पर भी ब्लड अगर अधिक निकल रहा है तो ये उस ब्लड को वहां पर जमा देंगी। अभी देखते हैं कैसे जमा देती है। जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अब देखिए, इस लाइन को समझते हैं, SCRT की लाइन को। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, वो खेल रहा है, बच्चे खेलते रहते हैं या व्यक्ति को अचानक उससे थोड़ी सी चोट लग गई, तो थोड़ी सी चोट लगने के बाद किसी ने गुट्टी मार दी या किसी ने कुछ मार दिया, अगर इस प्रकार से मारा, तो जैसे ही वो यहाँ से फटा, तो फटने के बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि खून निकलने लगता है, ठीक। खून क्यों निकल रहा है? खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि मेरा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो नसें हैं, इन नसों के अंदर क्या बह रहा है? खून, ब्लड बह रहा है। और जैसे ही किसी ने कुछ डंडा मार दिया या कोई हल्की सी उसे चोट आ गई, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ से वो नसें क्या थोड़ी फट गई। फटने के बाद क्या हुआ, तो उसमें से क्या निकलेगा? ब्लड निकल रहा है। अगर वो ब्लड यहाँ से निकल रहा है डायरेक्टली, वो ब्लड निकलता रहेगा, ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। ब्लड जितना जरूरी होता है शरीर में उतना है, उससे कम होगा तो आदमी मर जाएगा वैसे भी। तो इनका काम ये है कि ब्लड यहाँ से निकल रहा है तो उस ब्लड को निकलना अब ये क्या कर देंगे, वहाँ पर बंद कर देंगे। अगर ब्लड को इन्होंने निकलना बंद नहीं किया तो मालूम है क्या होगा, वो लगातार निकलता जाएगा, रोगी मर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे गौर से देखिए, ये है मेरे पास नसें, यानी कि रुधिर वाहिकाएं, जिसके अंदर में रुधिर बह रहा है, और यहां पर लग गई है क्या? चोट, ठीक। यहां पर क्या लग गई है? चोट। तो यहां पर जैसे यहां पर चोट लग जाएगी, तैसे ये मेरी ब्लड वेसल्स जो है, इसे मैं कैसा हूं? रुधिर
वाहिकाएं, ठीक, ये है रुधिर वाहिकाएं, अर्थात ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अब चोट मार दी तो फट गई। अब जैसे ये फटी तैसे यहां से ब्लड क्या हुआ, ये तैसे ब्लड क्या हुआ, ये देखिए ब्लड बाहर निकलने लगा। और हमें खूब पता है कि ब्लड के अंदर मुझे आरबीसी भी मिल रही है, ब्लड के अंदर मुझे प्लाज्मा भी है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी भी है और ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी हैं। तो ये चारों चीजें, तो इस वाले ब्लड को हम यहाँ पर देखते हैं, जो ब्लड मेरा क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। अब जैसे ये ब्लड बाहर निकलने लगा तैसे ही ये क्या करती हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगी, एक जाल सा बना जाएगा। ये देखो एक जाल सा बना वाली लेती है, ये देखिए, ये दिख रही तुम्हें, ये देखिए छोटी छोटी आ गई आपकी प्लेटलेट्स वगैरह, यहाँ मदद करने के लिए आ गई। ये यहाँ पर एक जाल सा बन गया। अभी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा अगली स्लाइड में। एक जाल सा बन करके क्या हुआ, अब ये जाल सा बना देती हैं फाइब्रोनोजन का। जैसे ही वो जाल बनेगा उस जाल के अंदर देखिए आरबीसी बड़ी है, मेरी डब्ल्यूबीसी भी बड़ी है, तो ये आकर के यहाँ पर उलझ गई। ठीक, जब ये उलझ गई तो इस जाल में से वो बाहर निकलती नहीं है, तो अर्थात ये क्या करे, यहाँ पर इसने ये क्या कर दिया, यहाँ पर जाल बना, निकलना बंद होगा। अर्थात यहाँ पर ये देखिए जाल है, ये किसने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लॉट, थक्का, यानी कि इस जगह पर ब्लड को उसने जमा दिया। तो जब यहाँ पर जम जाएगा, अब मेरा ब्लड देखो ऐसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, या इधर ऐसे कर चल रहा है, अब वो इधर चलता जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इन्होंने जमा दिया। अब देखिए यहाँ पर और एक बार समझ लीजिए, ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स से मेरा थोड़ा ब्लड बह रहा है, तो वहाँ पर एक थक्का यानी कि क्लॉट उसे जमाने का काम करने लगे, अपना जाल सा बना देंगे और यहाँ पर क्या जाल बन जाएगा, जिसमें क्या है, ब्लड आगे निकलेगा नहीं। ठीक, जो चोट लगने के कारण, जैसे मेरी चोट लगी है, तो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव, लगातार जो रुधिर बह रहा है को कंट्रोल कर देंगी। अब बह मत, वो क्या कर देंगे, उसे कंट्रोल कर देती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, कंट्रोल करने में क्या है, ये सहायक। अब हम थोड़ा मूल्यांकन करता हूं तुम्हारा यहाँ पर, अब मैं थोड़ा मूल्यांकन करके देखता हूं। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे तुम्हारा मूल्यांकन, देखे तुमने क्या समझा है और क्या नहीं समझा है। ठीक, निम्न में से छोटे आकार की हो सकती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, इनमें से यही सबसे छोटी होती हैं। ठीक, अब देखिए, निम्न में से रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। आवाज निकालिए, बताइए कौन सा आंसर सही है, बताइए कौन सा उत्तर सही है। श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, रुधिर प्लेट, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। अभी बताया नहीं, तुमने दिमाग ही नहीं लगाया अपना। इतनी बढ़िया ड्राइंग से पढ़ा रहा हूँ, 4-4 बार उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। यही सरकारी बच्चे की खासियत होता है, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते नहीं है, उन्हें इतना नहीं समझ रहा, इतने में वो आपका बहुत सीख जाएंगे। इतनी पढ़ाई अगर उन्हें दे दी जाए तो वो बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसी पढ़ाई बड़ी बड़ी कोचिंगों में दी जाती है, बच्चे जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए। सारणी का मिलान कीजिए, ये है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी, तो लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120। अब मुझे बताइए रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, कितना, 8 से 10। ठीक, अब श्वेत रुधिर कणिकाओं कितना होता है, 1 से 4। इस प्रकार की देखिए टेबलें आ सकती हैं, पेपरों में भी आ सकती हैं, और इस टेबल को याद करना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो हमें इस चीज को अवश्य ही याद करना है। ठीक, मस्ट रीड, हमें इसको क्या है, हमारे लिए क्या है, इसे अवश्य हमें याद करना है। समझ में आया?
तो इस प्रकार से हमें ये चीज अच्छी तरह से याद करनी है। अब देखिए, अब देखिए हम देखते हैं रुधिर प्लाज्मा को। रुधिर प्लाज्मा हमने आरबीसी को अच्छी तरह से पढ़ लिया, हमने डब्ल्यूबीसी को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया और हमने रुधिर प्लेटलेट्स को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम उसके बाद जो हमारा ब्लड है और ब्लड के अंदर जो पाया जाने वाला जो कंपोनेंट है जिसे मैं कहता हूं ब्लड प्लाज्मा यानी कि रुधिर प्लाज्मा। तो अब हम रुधिर प्लाज्मा को देखते हैं। पहली बात तो मेरे पास यही है कि ये ब्लड के अंदर कितना मिलता है, 55% मिलता है। पहली बात तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो इसी को याद रखना है कि जो मेरा रक्त होता है उस रक्त के अंदर में ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ठीक, उस प्लाज्मा का मेरे पास परसेंटेज होता है 55। इसका मतलब इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। दूसरी बात देखिए, अब हमें क्या याद रखनी है, यह हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। मैंने तुम्हें इससे पहले प्लाज्मा का चित्र दिखाया था। देखिए ये है प्लाज्मा पीला पीला। अभी तुम्हें कहूँ तो मैं देखिए दोबारा दिखा देता हूँ आपको प्लाज्मा। देखिए सही बच्चे शांत हो जाइए। मैं देखिए अभी तुम्हें दोबारा से प्लाज्मा देखो अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक, एक सेकंड केवल बने रहिए। अभी देखिए आ रहा है तुम्हारे सामने निकल करके। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे पास ब्लड है। तो इस ब्लड में देखिए ये पीला पीला तुम्हें दिख रहा है पोर्शन। किताब में क्या लिखा है, चिपचिपा, हल्का पीला, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब पता है, पारदर्शी मतलब पता आर पार देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए कि मैंने ये है प्लाज्मा, इसे लैब के अंदर निकाल लिया और कोई पतली सी जो सीट होती है, या तो इसे कांच की बोतल में रख दूंगा मैं, तो कांच की बोतल को मैं ऐसे रख दूंगा, उसमें प्लाज्मा देखूंगा तो मुझे आर पार उधर दिखने लगेगा। अर्थात ये कैसा है, हल्का पीला है, एक चिपचिपा पदार्थ है। दूसरी बात ये पारदर्शी है, अर्थात यहां से मैं कुछ देख सकता हूं, मुझे आर पार कुछ दिख सकता है। तो ये कैसा होता है, पारदर्शी। इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, ठीक। और ये ब्लड में कितना मिल रहा है मुझे, 55%। ये देखो सब पीला 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 पीला, ये पीला दिख रहा है, चिपचिपा पदार्थ। और चिपचिपा मतलब थोड़ी चिकनाहट होती है, ठीक है। तो ये है मेरे पास ब्लड प्लाज्मा। सभी बच्चे शांत हो जाएं, सभी बच्चे शांत हो जाएं। तो देखिए, तो सबने प्लाज्मा देख लिया ये? देखो इसे हल्का सा थोड़ा खोल दो, लाइट चलेगी, हल्का सा खोल दो, हल्का सा कर दो, थोड़ा लाइट आए हल्की सी। तो देखिए यहां पर देखिए अब से, तो बस 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 बस। अब यहां पर देखिए ये है मेरे पास रुधिर प्लाज्मा। तो हमें देखो ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो पहले 55% तो है ही, सभी बच्चे समझ लें, ठीक है। तो देखिए हल्का पीला होता है, एकदम क्लीन है, चिपचिपा है, पारदर्शी तरल पदार्थ है। पारदर्शी मतलब अगर मैंने इसे किसी बोतल में कांच की में सफेद में रख लिया, या कोई पन्नी है प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है सफेद होती है, उसके अंदर अगर पैक करके लाते हैं तो हम कुछ देख सकते हैं, अर्थात ये पारदर्शी है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, ये है मेरे पास रुधिर प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा। अगर मैं इस ब्लड प्लाज्मा को ले लिया मैंने यहां पर निकाल, ये देखिए ये मेरे पास प्लाज्मा है, ठीक। तो ये मुझे मिल रहा है कितना, और 1% में मुझे मिल रहा है क्या, 1% में मुझे मिल रहा है क्या, WBC और नहीं WBC और मुझे मिल रहा है वो प्लेटलेट्स, RBC और प्लेटलेट्स, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक। उसके अलावा मुझे 45% पर मिल रहा है मुझे क्या, RBC मुझे थोड़ा अधिक मिल रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये सारी चीज हम 45% मान सकते हैं, इनकी अमाउंट थोड़ी बहुत कम होती है। अब देखिए हम देखिए अब मेरे पास
ये है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा को जब हमने देखा तो हमने चेक किया लैब के अंदर में, तो हमें इसमें क्या देखते हैं, मुझे इस प्लाज्मा के अंदर 90% तो मुझे क्या मिल रहा है, ठीक, और 10% हिस्सा में मुझे क्या मिल रहा है, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ। यानी कि ये मेरे पास जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा को मैं देखता हूं तो वहां पर उस प्लाज्मा मुझे 10% में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। अब हमें ये देखना है कि भैया कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आखिर में है कौन से, ठीक। तो मुझे यहाँ पर ये 10% मिल रहा है मुझे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब देखते हैं 90% जल मिल रहा है, इसे अलग हटा दीजिए आप H2O को। अब अकार्बनिक पदार्थ को देखिए 10% मिल रहा है, तो देखिए अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण ब्लड प्लाज्मा क्षारीय होता है। आखिर में ये क्षारीय क्यों होता है, आखिर में ये क्षारीय, ठीक, क्यों होता है, क्यों कि इसमें अकार्बनिक लवण मिलते हैं। अकार्बनिक लवण मिलने की वजह से क्या है, ये क्षारीय है, इसमें क्षार जैसा बना जाता है। जैसे क्षार होता है, क्षार का मतलब पता है, जैसे साबुन सरफ उसे हम लेते हैं तो चिपचिपा लगता है, ये भी चिपचिपा मुझे लग रहा है अकार्बनिक पदार्थों में, ठीक। अगला देखिए, जबकि कार्बनिक पदार्थों में ये तो मेरे पास अकार्बनिक पदार्थ मिल गए जिसकी वजह से इसे क्षारीय लक्षण मिल रहा है उसे, ठीक। अब कार्बनिक कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थों में जैसे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, जैसे प्रोटीन लेते हैं हम, बताऊंगा तुम्हें आगे धीमे धीमे। ग्लूकोज, वसा, ठीक, यानी कि बसीय अम्ल, फैट हल्का सा, बसीय अम्ल तथा हार्मोन्स आदि विद्यमान होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में आपको ये चीज मिलेगी और अकार्बनिक पदार्थ में कुछ लवण मिलते हैं जिसकी वजह से ये क्या है, क्षारीय होता है, ठीक। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, टिश्यू है, पूरे शरीर के अंदर दौड़ सकता है, अर्थात ये तरल, तरल का मतलब लिक्विड, ठीक, तरल। ठोस द्रव कैसे होता है, लिक्विड। तरल का मतलब होता है द्रव, लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, एक संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो इतनी चीज थोड़ी समझते हैं, बाकी देखो अभी हम समझते हैं। देखिए, तो सभी बच्चे इधर गौर से, सभी बच्चे देखिए, देखिए अभी तो मैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ा रहा था, तो देखिए प्लाज्मा का पहले अच्छी तरीक़े से हम थोड़ा यहाँ और समझ लेते हैं। कक्षा 7 वाले बच्चे थोड़ा ऐसे ध्यान दें, बाकी और बच्चे वो शांत बैठे रहे, ठीक, कोई बात नहीं करेगा। तो देखिए प्लाज्मा के बारे में देखिए आपका कंसेप्ट ये है कि हम तो देखो पहली बात तो ये है कि मैंने कोई रक्त लिया, मैंने क्या लिया, रक्त। तो ये है मेरे पास क्या, रक्त, ठीक, ब्लड, रुधिर, ठीक। ये मैंने एक रुधिर लिया, बूंद। तो मैं इस वाले रक्त को, जो रक्त है, तो ये वाला रक्त, इस रक्त को मैं कहता हूं होल ब्लड। होल ब्लड, होल ब्लड उसे कहते हैं जिसमें मुझे चारों चीज मिल रही हैं। तो मैंने इस होल ब्लड को जब गौर से देखा, तो इस होल ब्लड को जब मैंने गौर से देखा तो मुझे यहाँ पर देखो चारों चीजें मिली हैं। पहली बात, जो पीला पीला भाग है वो मेरा क्या है, प्लाज्मा, बहुत अच्छी बात, ठीक। दूसरी बात है कि आपको ये वाली जो गोल गोल प्लेटनुमा संरचना लग रही है, इसे मैं क्या कहता हूं, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, या लाल रुधिर कणिकाएं, या हम इसे शॉर्ट में आरबीसी कह सकते हैं, ठीक। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये वाली दिख रही है मुझे वाइट, ठीक। तो वाइट को क्या कहता हूं मैं, WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। उसके अलावा देखिए छोटी छोटी थे, देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी थे, इसे मैं कहता हूं क्या,
प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स। तो अब मैंने मान लीजिए कि कोई मैंने ब्लड लिया, कोई किसी का मैंने रुधिर लिया, रक्त लिया, तो मैंने उस रक्त को, इंसान वाले रक्त को जब मैंने देखा तो मुझे उस रक्त के अंदर ये सारी चीज़ मिल रही हैं। जब ये सारी चीज़ 1 2 3 4 अगर ये चारों चीज़ उस रक्त में उपस्थित हैं तो उस रक्त को मैं कहता हूँ होल ब्लड। उसे मैं क्या कहता हूँ? होल ब्लड। ठीक, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं अच्छे वही बता सकते हैं होल ब्लड, बाकी कोई नहीं बता पाएगा आपको होल ब्लड, या डॉक्टर हो गए, एक्सपर्ट डॉक्टर बता देंगे। ठीक है, तो इसे मैं कहता हूँ होल ब्लड। तो मैं होल ब्लड उसे कहता हूँ जिसमें मुझे ये चारों चीज़ मिल रही है। अब मैं उन चारों चीज़ को मैंने अब क्या किया, अब मैंने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर अब हम इसका परीक्षण करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी है और कौन सी चीज़ कितनी है। तो इस ट्यूब के अंदर जब हमने देखा तो मुझे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, जो मुझे पीला पीला तरल भाग दिख रहा है ये है मेरे पास 55%, अर्थात ये क्या है मेरा प्लाज्मा। तो इसे देखिए हमने यहाँ से हल्का सा सैंपल लिया, सैंपल लेकर के मैंने इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा, इसे यहाँ पर हमने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो जब हमने इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा तो जब सूक्ष्मदर्शी से हम इसे देखते हैं तो मुझे ये ऐसा दिखाई देता है, सूक्ष्म। तो सूक्ष्मदर्शी जब हमने देखा तो मैंने प्लाज्मा को देखा तो मेरा प्लाज्मा में देखिए इस प्रकार की संरचनाएं मुझे दिख रही हैं। अब उसके अलावा देखिए मुझे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटी सी और मुझे दिख रहा है, ठीक, इसका है प्रतिशत 1, ठीक। तो ये मुझे कहाँ मिल रहा है, ये मुझे मिला है केवल 1%। इसमें क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स, अर्थात यहाँ पर मुझे WBC है और प्लेट्स। इसे भी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमें सूक्ष्मदर्शी से देखिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक। उसके अलावा नीचे आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास क्या है, RBC। तो हम इस प्रकार से देखिए जो हमारे पास एक ब्लड होता है उसे मैं होल ब्लड कहता हूँ। होल ब्लड के अंदर मुझे इतनी सारी चीज़ें मुझे दिखने के लिए मिल रही हैं, ये कंटेंट मिल रहा है और इस कंटेंट को हमने इतने इतने % में यहाँ पर हमने क्या किया, उसको चेक किया, ठीक। अब हम थोड़ा सुबह वो क्या कहते हैं, अब थोड़ा हम इसके ऊपर देखो मूल्यांकन करते हैं। अब मैं करूँगा यहाँ पर मूल्यांकन, तुम्हारा टेस्ट लूँगा। अब आ गया है वक्त करने का किसका, मूल्यांकन का, यानी कि अब तुम्हारा मैं क्या लूंगा, टेस्ट। मूल्यांकन देखता हूं, देखिए, शांत हो जाओ। निम्न में से पीला चिपचिपा पदार्थ होता है, रुधिर प्लाज्मा। क्या होता है, सभी बच्चे बता क्या होता है, रुधिर प्लाज्मा। बहुत अच्छी बात। तो ये मेरा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। अब देखिए अगला है मेरे पास प्रश्न, रुधिर प्लाज्मा में लगभग पानी की मात्रा हो सकती है। अब मेरे पास रुधिर प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसके अंदर मुझे क्या पानी मिल रहा है, कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे पानी की मात्रा कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 90%। अर्थात तुमने जैसे ही प्रश्न पढ़ा और तुरंत आपने किताब के हिसाब से देख करके आपने क्या कहती है, कितना होता है, 90%। अब देखिए अगला हमारे पास एक और प्रश्न है, तो उस प्रश्न को हम देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा के लगभग 10% भाग में पाया जा सकता है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 पे दोनों, नंबर 4 पे इनमें से कोई। ज्यादा तेज मत चलाओ, कितना है, तो उत्तर मेरा कौन सा सही है, तो जो रुधिर प्लाज्मा का जो 10% भाग हो, 10% भाग में मुझे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ मिलते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए RBC के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, होल ब्लड के बारे में। वहाँ इस पे तो थोड़ा RBC के बारे में समझे, हालांकि RBC और ब्लड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पूरे होल ब्लड की बात कर रहे हैं।
होल ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जहां पर मुझे चारों चीजें हैं। ठीक, एक नजर इसे और देख लो। देखिए, यह रक्त का थक्का जमाकर अत्यधिक स्राव को रोकता है। रक्त के देखिए मुख्य कार्य क्या है। रक्त के मुख्य कार्य है कि अगर मेरा किसी प्रकार से टूट फूट हो गई है, चोट हो गई है, तो मेरा रक्त बह रहा है, तो रक्त के स्राव को ये रोकता है। रक्त क्या करता है, ज़्यादा बहने नहीं देता, ये वहीं के वहीं पे क्या करता है, रोकता है। यह भोजन व ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब मैं ऑक्सीजन को देखता हूं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, यानी कि यहां से वहां ले जाना, वहां से इधर लेकर के आना। क्या है लगना, चलो आ गया। अब देखिए, जैसे हमने वो देखा था क्या, ए है मेरे पास शरीर के अंदर बना हुआ क्या, दिल। ठीक, अब यहां से ऑक्सीजन आ रही है, तो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर के जो शरीर के अंग हैं, ठीक, सेल है, वहां पर ऑक्सीजन ला रहा है। अब मैंने जो भी कुछ खाना खाया है, खाना मेरे पेट के अंदर पहुंचा, आंतों पहुंचा, तो छोटी आंतों के अंदर देखिए बिलाई नाम की एक संरचना पाई जाती है। इससे पिछले अध्याय में मैं पढ़ा चुका हूं अच्छी तरह से। ठीक, जंतुओं के पाचन बारे में पढ़ा चुका हूं। बिलाई नाम की संरचना होती है, वहां पर क्या छोटी छोटी रुधिर कणिकाएं, वो छोटी छोटी रुधिर कणिका नहीं, वहां पर मुझे क्या मिलेगी देखने के लिए, वहां पर मुझे धमनी और आर्टरी मिलती हैं। ठीक है, तो धमनी जो होती है, धमनी और सिराएं मिलती हैं। तो धमनी क्या करती है, अच्छा ब्लड लेके जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से वहां पर जब सारा मेरे खून की जो सारी नसें हैं, ठीक, कोशिकाएं हैं, जो शरीर की वाहिकाएं होती हैं, जो खून की वाहिकाएं होती हैं ब्लड की, वे वाहिका क्या करेंगे, जो मैंने खाना खाया है, अब यहां से क्या करेंगे, उस खाने को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएंगे आंतों से। तो ये भोजन को भी आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जा रहा है और ऑक्सीजन को भी शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जा रहा है। अब शरीर के जिस अंगों तक ऑक्सीजन लेकर के गया है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पहुंचता है कहां, हृदय के पास, इस हृदय के पास। ठीक, तो हृदय के पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कौन आ रहा है, सिराएं यानी कि वेन्स, और शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजन को हृदय से लेकर के अंगों तक कौन लेके जा रहा है, धमनी लेके जा रही है। ठीक, तो ये भोजन और ऑक्सीजन को भी शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अब देखिए, यह शारीरिक ताप को नियंत्रित रखता है। अगर मेरा शरीर है, मेरे शरीर के टेम्परेचर को देखते हैं तो शरीर कभी देखिए गर्मी अधिक पड़ती है, कभी सर्दी अधिक पड़ती है, तो कभी सर्दी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, कभी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मी में टेम्परेचर कैसा होगा, सर्दियों में थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे शरीर के लिए अगर मैं बात करूं तो अपने जिसका शरीर जो होता है जीव का, उसके शरीर के जीव के टेम्परेचर को न तो ज़्यादा होने देता, न कम, ये क्या है, कहीं तक उसका कंट्रोल रखता है। तो ये शरीर के ताप को भी क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। यह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। उसके अलावा कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है कौन, ब्लड, तथा शरीर के ताप को तो नियंत्रित रखता है। ठीक है, यह जीवाणुओं को नष्ट करके रोग फैलाने से रोकता है। तो शरीर में मेरे पास जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर मुझे क्या मिल रही है, WBC मिली है। तो WBC क्या कर रही है, जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उन रोगाणुओं को खा लेती है। तो खून ही मेरा एक ऐसा है, ब्लड ही एक ऐसा है जो शरीर में जीवाणुओं को क्या नष्ट कर देता है। ठीक, यह अनुपयोगी पदार्थों को गुर्दे, फेफड़े, आंत आदि में पहुंचाता है, वहां से इनका उत्सर्जन होता है। अब यहां पर देखिए, इस लाइन को समझिए। अब इस लाइन को देखिए, मैं तुम्हें अच्छी तरह तो और समझाता हूं। अब ये क्या कह रहा है, यह ब्लड, खून की बात कर रहे हैं, ब्लड की, यह अनुपयोगी पदार्थों को, मैं अपने शरीर के अंदर में पानी भी पीते हैं, हम दवा भी खाते हैं, बीमार पड़ जाते दवा खाते हैं, गोली वगैरह दवा खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना भी खाते हैं।
तो खाने से जो मुझे बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक, उसे तो शरीर ब्लड के द्वारा, ठीक, अपने बढ़िया बढ़िया जगह पे लेके जाएगा रुधिर के द्वारा। अब रुधिर ने क्या किया, उसमें से जो चीज़ हमारे काम की, जैसे मैंने बहुत सारा पानी पिया या और भी पतली चीज़, कोई जूस पीता है, कोई मट्ठा पीता है, कोई दूध भी पीता है, बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, ठीक, उसमें जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे क्या करेगा, जो पतली पतली है उसे ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ किडनी गुर्दे के पास पहुँचा देगा। अब गुर्दे यहाँ पर क्या करते हैं, उस ब्लड को, वो जो अनुपयोगी चीज़ है उसे फिल्टर करके उसे क्या कर देंगे, उसे एक यूरिन के रूप में क्या निकाल देंगे, बाहर निकालें। तो यहाँ पर देखिए ये इसका क्या कर देते हैं, जो चीज़ हमारे लिए क्या, उसका ये क्या करते हैं, बाहर निकाल देंगे, अर्थात उसका क्या कर देते हैं, ये उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकालना, रिमूवर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अवर बॉडी। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो चीज़ काम की नहीं है, बेसैली है, उसे हम क्या करते हैं, एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे घर देखा है, तो घर में क्या होता है, घर में जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसे हम बाहर निकाल देंगे। कैसे, मान ली बहुत कबाड़ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसे बाहर निकाल देंगे। धूल मिट्टी मेरे किसी काम की नहीं, उसे क्या करेंगे हम, पूरे तरह झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद उसे क्या करेंगे, क्यों, वो हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए क्या है, वो परेशानी करेगी। कौन है, पढ़ने तो आता नहीं है, यहाँ पर आए। अब दूसरी चीज फेफड़े, फेफड़े में जो चीज हमारे काम की नहीं, फेफड़े के पास कौन क्या चीज भेजी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं है, तो ब्लड क्या करेगा, ऐसे फेफड़े में भेज देगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूट्रिशन है जो हमारे काम की नहीं है, उसे आंत में भेज देगा। आंत में क्या होता है, बाद में वो मल के रूप में क्या निकल जाती है। तो अगर मेरे शरीर के अंदर ब्लड नहीं है, यानी कि अगर मेरे शरीर के अंदर खून नहीं है, यानी कि ब्लड नहीं है, तो समझ लीजिए कि इंसान की मौत संभव है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड का, ठीक, ब्लड का जो अमाउंट होता है, मात्रा, वो सही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कम है तो शरीर काम नहीं करेगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और ब्लड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को क्या करता रहता है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन करता रहता है। ठीक, अब देखिए, अब यहां देखिए, हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त, जिसे मैं होल ब्लड कहता हूं, ठीक, होल ब्लड को कहता हूं, वो परिवहन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, भोजन का, या सभी का, सभी का। क्योंकि अगर रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कर रहा है, वो ऑक्सीजन का ही परिवहन कर रहा है, उसके अलावा शरीर के विभिन्न अंगों के लिए वो अच्छी चीज न्यूट्रिशन यानी भोजन को भी क्या कर रहा है, वो परिवहन कर रहा है। तो यहां पर ये चीज मेरे लिए बिल्कुल सही है। दूसरी बात, शरीर के अनुपयोगी पदार्थों को गुर्दे, आंत, फेफड़े आदि में पहुंचाता है रक्त, हड्डी, वसा, सभी। रक्त ही एक ऐसा है जो मेरे शरीर के अंदर अनुपयोगी पदार्थ है। जैसे दवा वगैरह बहुत सारी चीजें नहीं, जो दवा की काम की चीज थी वो तो मेरे शरीर में काम हो रही, उसके अलावा जो केमिकल निकला उस खराब को क्या कर देता, केमिकल को बाहर कर देता है। ठीक, तो यही मेरे लिए क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड बहुत ही एक जरूरी क्या है, एक पदार्थ है, एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, जरूरी, एक आवश्यक है, लिक्विड है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं प्रश्न, कुछ अगला है। अब अगला हम देखते हैं, माइक फिर गिर गया, कोई बात नहीं, देखो अभी उठाता हूं मैं, फिर भी गिर गया, फिर भी काम करता रहेगा मेरे लिए। अब देखिए यहां पर अगला देखिए, रुधिर का जमना। अगला क्या है मेरा, रुधिर का जमना। सभी बच्चे लिखा लें, रुधिर का जमना है? यस सर। वो एक दो लाइन ऐसी थी, वो मैंने इधर उधर से ले ली, ठीक है, वो समझाने के हिसाब से बढ़िया थी। ठीक है, अब देखिए अगला, रुधिर का जमना तथा इसके लाभ। अगर रुधिर जमेगा तो हमारे लिए देखिए फायदा ही है,
लेकिन कहाँ जमेगा, कहाँ फायदा है? अगर वो शरीर के अंदर नसों में जम गया तो मरेली घाटा मर जाएगा आदमी। लेकिन शरीर के अंदर कहाँ पर जमना चाहिए, कहाँ नहीं जमना चाहिए, उसे हम देखते हैं। तो इसे देखिए, शरीर के किसी भी अंग के कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। हमारा शरीर है, शरीर पर कहीं पर भी जरा सी भी चोट लग जाए, ठीक, शरीर पर कहीं पर भी जरा सी चोट लग जाए या जरा सा भी हम चाकू से सब्जी काटते हैं, तो सब्जी काटते हुए अचानक ही चाकू हमारी उंगली पर लग जाता है तो क्या होता है? वहाँ से क्या बहने लगता है? रक्त बहने लगता है। उसके अलावा हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगा देता है, तो इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी कोटोन दे देता है रुई, और वहाँ पर ऐसे ऐसे मल देता है, कहता है कि यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे दावे रहो तो खून क्या हो जाएगा? बंद। तो अगर खून किसी प्रकार से बंद नहीं हुआ बहना तो फिर क्या हो जाएगा? तो वो मर जाएगा। इसलिए देखिए, तो कट जाने पर बहने वाली चीज क्या है मेरी? रक्त, ठीक। तो बहता रक्त थोड़े समय बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है। ये है मेरी नसें, यहाँ पर मेरे चाकू लग गया है। चाकू लगने के बाद यहाँ से ये देखिए क्या है, ठीक है, ये है मेरे पास रक्त, ठीक। तो ये रक्त क्या है? यहाँ पर बहने लगा, ठीक। तो ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, कुछ प्लेटलेट्स हैं। अब यहाँ से ये बड़ी है अधिक, ठीक, ये भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर मैं रक्त देख रहा हूँ, रक्त मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर कट हुआ, ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही कट हुआ रुधिर वाहिकाएं क्या हुई? रुधिर वाहिकाएं कट गई। जब रुधिर वाहिकाएं, ये नसें कटेंगी तभी तो रुधिर बाहर निकलेगा। रुधिर ये कटेगी तो रुधिर बाहर निकलने लगता है, ठीक है, और अंत में एक परत के तरह कटे स्थान पर जम जाता है। अब क्या हुआ? अब धीमे धीमे वो देखो क्या होने लगा यहाँ पर। अब देखें कैसे, परंतु दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव ज्यादा होता है तब रुधिर जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे निरंतर रक्त बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर ज्यादा कट गया, ज्यादा चोटें आई हैं, तो मेरा ब्लड क्या होगा? एकदम बह जाएगा। जब एकदम ज्यादा बह जाता है तो उस व्यक्ति में क्या होता है? उस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन छोटा मोटा अगर हम कट गए, वहां पर रक्त मेरा बह रहा है, तो उसे आसानी से वो बंद भी हो जाता है। ज्यादा बड़ा तो बंद हो नहीं पाएगा एकदम, तो छोटा क्या हो जाता है? बंद। अब देखो अगली लाइन से देखो, मैं अभी इस सारी चीज को अभी एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हारे सामने। जैसे जैसे लाइन बढ़ेगी तैसे मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, ठीक है? देखिए, तो अगर जो ज्यादा बह जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि आखिर में ये रुधिर है वो जमेगा कैसे। तो आखिर में हम ये देखेंगे, आखिर में रुधिर कैसे जमता है। पीछे वाले बच्चों शांत हो जाओ। रुधिर का जमना एक रासायनिक क्या है? क्रिया, एक रासायनिक क्रिया है। तो अब हम देखते हैं, रुधिर जमने की क्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं। मैं रुधिर केशिकाएं की बात कर रहा हूं। ये तो मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है, ये है मेरे पास क्या? धमनी जो ऑक्सीजन लेकर के आ रही है, और ये क्या है मेरे पास? अब ये रक्त लेकर के कहां पर आ रही हैं? ये इस प्रकार की देखिए संरचना बनी होती है। ये कहां पर लेके आ रही हैं? इस अंग में। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है देखने के? ये जो संरचना है, इसे मैं कहता हूं क्या? केशिकाएं। अगर केशिकाएं मेरी फट जाएंगी, केशिकाएं फट जाएंगी, तो रुधिर क्या होगा? रुधिर बाहर निकलने लगेगा और वायु के संपर्क में आ जाएगा। चारों तरफ हवा है, मेरा खून जैसे अभी शरीर के अंदर है, जैसे ही काट देंगे ये बाहर निकलने लगेगा। अर्थात क्या है?
इस हवा के संपर्क में आ जाएगा तो कट जाता है, तो क्या होता है, वायु के संपर्क में आ जाता है। तो मेरे मान लीजिए ये है मेरे पास नसें जो कट गई हैं, यहाँ से निकलने लगा रुधिर, ये निकलने लगा क्या, रुधिर, और ये किस में आ गया, अब वायु के संपर्क में आ गया। कहाँ पर आ गया ये, वायु के संपर्क में। अब ये वायु के संपर्क में आ गया, बाहर खून बाहर निकल रहा है, अर्थात वायु के संपर्क में आ गया। अभी थोड़ी और देखिए अगली ना, अब देखिए जैसे ही वायु के संपर्क में आया, अब क्या हुआ, क्षतिग्रस्त ऊतकों के यहां पर देखिए, ठीक, यहां पर क्षतिग्रस्त का मतलब टूट फूट हो गई है, फट गई है, कट गई है। रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है। जैसे ही वो कटेगा तैसे ही मेरे रुधिर के अंदर में क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी क्या है, विघटित होनेंगी, इधर उधर क्या होने लगेंगी, विघटित। तो विघटित होने से एक तत्व अब बन रहा है, जैसे ही कटा तैसे ही एक तत्व बनने लगता है, ठीक, तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा, अब मेरे पास रक्त है, शांत हो जाओ, मेरे पास रक्त है, उस रक्त में मुझे क्या मिल रहा है, प्लाज्मा, मुझे उसमें क्या मिल रहा है, आरबीसी, मुझे उसमें क्या मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी, मुझे उसमें क्या मिल रही है, प्लेटलेट्स, मुझे वहां पर प्लेटलेट्स मिल रही है, डब्ल्यूबीसी मिल रही है, आरबीसी मिल रही है, प्लाज्मा मिल रहा है। अब देखिए प्लाज्मा में उपस्थित, अब ये प्लाज्मा है ना, पीला पीला भाग, अब उस प्लाज्मा के अंदर एक चीज मिलती है पीले पीले भाग में, उसमें उपस्थित फाइब्रोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन। अब जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर मुझे क्या मिलेगी, फाइब्रिनोजन, सॉरी एक से, फाइब्रिनोजन, ठीक, ये क्या है मेरे पास, एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ मिल रही है, ये प्रोटीन मिलती है किसमें, प्लाज्मा में। किसमें मिलती है, ये देखो कह रहा है प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन है जो कोई कार्य नहीं करी, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई है, ठीक। जैसे ही कटा तैसे ही, अब वो पहले तो किसी काम की नहीं थी वो प्रोटीन, हमारे शरीर के अंदर अभी है किसी काम की नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर चाकू लगा, जैसे ही मेरा खून बहने लगा, ठीक, तैसे ही अब वो प्लाज्मा के अंदर में क्या है, फाइब्रिनोजन, एक निष्क्रिय प्रोटीन, अब वो चेंज हो जाएगी। अब ये प्रोटीन क्या है, चेंज हो जाएगी किसमें, फाइब्रिन में। अब वो चेंज हो जाती है किसमें, फाइब्रिन लिखा है, फाइब्रिन में, ये देखो लिखा है फाइब्रिन में बदल जाती है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक, अब ये चेंज होगी किसमें, फाइब्रिन, किसमें चेंज हो गई, फाइब्रिन। अगर मैं फाइब्रिन को गौर से देखता हूं तो ये शब्द मेरा फाइबर से आया, फाइबर का मतलब होता है रेशे, फाइबर का मतलब क्या होता है, इधर देखिए मेरी तरफ, रेशे, ठीक। किसी ने भी नेट की मच्छरदानी देखी है, मच्छरदानी जिसमें हम सोते हैं, मच्छर घुस नहीं सकते। मच्छर क्यों नहीं घुस सकता उस मच्छरदानी में, क्योंकि वो जो मच्छरदानी है उसके जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मच्छर है बड़ा, तो मच्छर क्या है, उस मच्छरदानी के घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा। अगर मैं उस मच्छरदानी को गौर से देखता हूं तो मुझे उसमें ऐसे धागे दिखाई देते हैं, ठीक, ऐसे ही तो धागे होंगे, आज जाके गौर से मच्छरदानी को देखना। अब ये धागे के ये पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, ये क्या है, छोटे। अब मेरा मच्छर है भैया बहुत बड़ा, अब ये मच्छर इसमें नहीं घुस पाएगा। क्यों नहीं घुस पाएगा मच्छर, ये मच्छर बड़ा है और मच्छरदानी के जो पोर्स हैं वो कैसे हैं, छोटे। तो फाइब्रिन प्रोटीन जो आ गई, ये देखिए ये क्या है, फाइब्रिन, जो कि पहले फाइब्रिनोजन थी अब वो फाइब्रिन में बदल गई। तो जैसे ही वो बदल जाएगी फाइब्रिन में, तो जो रेशे की बात होती है फाइबर में बदल जाएगी, रेशे की बात होती है, तो क्या होगी, इसके ऊपर देखिए जाल बना लेगी। देखो जाल बना हुआ दिख रहा है तुम्हें, जाल दिख रहा है,
तो कटे हुए स्थान के ऊपर उसने जाल बना लिया, यानी मच्छरदार जाली जैसी एक लेयर बन गई। ठीक, जैसे ही वो लेयर बनेगी, अब देखिए क्या गए, अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। अब यहाँ पर निरे जाले जम जाएंगे फाइब्रिन के। तो ये जाले किसके हैं भैया? फाइब्रिन के। फाइब्रिन की संरचना कैसी होती है आप समझ लो, मच्छरदानी जैसी होती है, बस इतना दिमाग के अंदर मारो। मच्छरदानी में ऐसे धागे होते हैं, रेसे, रेसे को ही मैं फाइबर कहता हूं, इसीलिए इसका नाम फाइबर रख दिया यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक क्या बन गया यहाँ पर? फाइब्रिन। अब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पर बना तो मेरी आरबीसी जो है ये है काफी बड़ी, ये इसमें पार नहीं जा सकती। डब्ल्यूबीसी क्या है मेरी? वो भी पार नहीं जा सकती। जब आरबीसी पार नहीं जा रही है, डब्ल्यूबीसी कैसे पार जाए? डब्ल्यूबीसी उससे बड़ी होती है। तो क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्लॉट बन जाएगा, अर्थात क्या हो गया, ये थक्का, यानी कि जम गया। जैसे मैं ऐसे हाथ लगा देता हूं, जैसे डॉक्टर ने सुई लगाई, मैंने इंजेक्शन, उसने कॉटन लगा दी, तो वहां से मेरा रक्त बह रहा था, ये हमसे बोतल चढ़ रही है। तो बोतल चढ़ने के बाद जब भी कोई एंटर कैप को निकालते बाहर डॉक्टर लोग, तो कहते हैं यहाँ पर थोड़ी देर पकड़े रहो। अगर थोड़ी देर पकड़े रहेंगे तो बेटर, नहीं तो वो थोड़ी देर बाद रक्त क्या है वैसे बंद हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही पकड़ा तैसे उसके ऊपर क्या आ गई, फाइब्रिन। फाइब्रिन का एक जाल सा होता है और वहां से आरबीसी ऊपर आ नहीं सकती, नहीं डब्ल्यूबीसी ऊपर आ गई, अर्थात यहाँ पर क्या लग गया, एक बांध लग गया। जैसे खेत में जाते हैं पानी लगाने के लिए, पानी फूट जाता है, फावड़े से रख देते मिट्टी वहां पर, तो क्या लग गया मेरा, बांध। अब मेरा जो ब्लड है इधर नहीं जाएगा बाहर, समझ में आया? तो मेरा ब्लड के नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि वहां पर एक जाली लग गई है भैया फाइब्रिन की, उसे जाली कहते हैं। तो वहां पर क्या लग गई है, तो जाली लगी है, तो इस वजह से क्या होता है, वहां पर वो जा ही नहीं सकती। यही देखो लाइन लिखी है तुम्हारी एससीईआरटी में, देखो इन रेशों में रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी और डब्ल्यूजी उलझ जाती हैं, वो जा ही नहीं पाती। ठीक, और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है, और यहां पर क्या जम जाता है, लाल थक्का जम जाता है, और रक्त का बहना बंद हो जाता है। अब ऐसे करके मेरा रक्त जम रहा है, और ऐसे करके मेरे रक्त क्या होता है, कट जाते हैं तो बाहर निकलता है। तो यहां पर तुम्हें याद रखने वाली चीज कौन सी है मालूम है? कक्षा 7 और कक्षा 8 में यहाँ पे याद रखने वाली चीज कौन सी है? यहाँ पर याद रखने वाली एक चीज ये है कि जो मेरा प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन नामक एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है। जैसे ही कटेंगे तो ऑटोमेटिक वो किस में बदल जाती है, फाइब्रिन में। यही चीज देखो तुम्हारे लिए याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन, ठीक, फाइब्रिन, फाइब्रिन शब्द किससे आया है, फाइबर से। फाइबर का मतलब होता है रेसे, फाइबर, और फाइबर का मतलब होता है रेसे, तो इसलिए रेसेदार होती है, इसलिए इसका नाम कर दिया फाइब्रिन। इसका नाम क्या रख दिया, जैसे नेट की साड़ी, नेट की साड़ी देखिए, उसमें दिखते हैं तो आर पार मुझे दिख जाता है, लेकिन उसके अंदर मच्छर डाल दो, मच्छर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार के मच्छर वाले कंसेप्ट को आप समझ लो कि हम मच्छरदानी का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मच्छर नहीं घुस पाता है। बाकी कहीं फट जाएगी वहां से चला जाएगा, बाकी मच्छरदानी सेव है तो वहां से मच्छर नहीं जा सकता है। तो ठीक मच्छर क्या है मेरा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तरह, वो जा ही नहीं पाता बाहर। तो जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उधर आगे बहने लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, आगे बहने लगता है। अब देखते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा सा ही बचा है मेरे पास, 1-2 स्लाइड बची, सारा काम मेरा खत्म ही हो गया। अब देखिए, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ट्यूब है। ठीक, इस ट्यूब को गौर से देखता हूं तो ये मुझे इतना भाग किसका दिख रहा है, ये, और ये वाले भाग में मुझे क्या मिल रहा है, और इस नीचे वाले भाग में क्या मिला है मुझे, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, अब यहां पर क्या कह रहा है, एक नई बात को सुनिए। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है। तो मान लीजिए मेरे चोट लग गई है, अब मैंने वहां पर अच्छी तरह से दाब भी दिया है, मेरा खून भी बहना बंद हो गया, लेकिन इतना मुझे अवश्य पता है कि यहाँ पर क्या है, रुधिर जमा हुआ है, रुधिर का थक्का है।
अब मैं थोड़ा बड़ा घाव है तो मैं देखता हूँ धीमे धीमे समय के साथ देखता हूँ, तो मुझे क्या लगता है उस बड़े से घाव में, बड़े से फाइब्रिन जाल से, जो फाइब्रिन जाल थी उससे क्या निकलता है, एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है। अब ए लड़की, एक हल्के पीले रंग का क्या निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं सीरम। ये केवल इतना किताब के अंदर लिखा है, बाकी सीरम के बारे में थोड़ा मैं अभी समझाऊंगा तो तुम्हारी समझ में आएगा। सीरम, सीरम कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, तुम इधर उधर पूछोगे किसी बच्चों से। देखिए यहाँ पर सीरम, अब ये पता है कि मेरी चोट लग गई है, चोट लगने के बाद मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा है, तो मैंने वहाँ से देखा मुझे पीला पीला एक लिक्विड निकल रहा है, पदार्थ है, मैंने उसे दाब के देखा तो पीला पीला निकला, तो मैं उसे क्या कहूँगा, सीरम। तो सीरम को देखते हैं। अब सीरम है क्या, देखिए सीरम है क्या, सीरम रक्त का तरल या शुद्ध भाग होता है। ये है मेरे पास रक्त, ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, ये पूरा रक्त है, पूरे रक्त के अंदर ये चारों चीजें, तो उसे मैं कहता हूं होल ब्लड। अब ये कह रहा है सीरम रक्त का तरल या शुद्ध भाग होता है, ये है सीरम, ये है सीरम, ठीक है। शुद्ध भाग होता है जिसमें थक्का बनाने वाले तत्व अर्थात फाइब्रिनोजन नहीं होते हैं, इसलिए यह रक्त जमने के बाद बनता है। अब यह पीला पीला पस क्यों निकला मालूम है, यह पीला पीला मालूम है पस क्यों निकला, जो पीला पीला मेरे पास जो पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, जिससे मैं सीरम कहता हूं, तो अगर मेरा कोई रक्त है, उस रक्त से ये बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या, ये सीरम क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने उसे दाबा रहा, तो दाबने के बाद मेरा ये ब्लड है, खून, ये जम गया, तो थोड़ी देर बाद जमे हुए खून से ही ये देखो ऊपर निकलने लगता है पीला पीला, ठीक, तो इसे सीरम कहते हैं। आखिर में सीरम है क्या, जैसे पूरा रक्त है, अगर मेरे पास रक्त है पूरा, तो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या मिलता है मुझे, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मिलती है, ठीक। अगर वो फाइब्रिनोजन नामक की प्रोटीन है मेरे अभी खून के अंदर है, जैसे ही कट जाऊंगा वो फाइब्रिन बदल जाएगी। अगर उस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हम निकाल देते हैं, उस प्लाज्मा में तो निकाल दिया, तो फाइब्रिनोजन नाम की जैसी प्रोटीन निकलेगी, तैसे पीला पीला जो बचता है पदार्थ, उसी को मैं क्या कहता हूं, सीरम। उसी को मैं क्या कहता हूं, सीरम। तो सीरम वह है, अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दूं, तो बचा हुआ जो पदार्थ है वही मेरा सीरम कहलाता है। सीरम बहुत जगह काम में आता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में, बहुत चीज बीमारी ऐसी है उसके निदान में काम आता है सीरम, ठीक। तो इसे मैं कहता हूं सीरम। अगर सीरम इसलिए पीला पीला होता है क्योंकि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से फाइब्रिन निकाल दो तो बचा हुआ पार्ट है वही मेरा सीरम कहलाता है। कुछ प्रश्न देखिए इसके ऊपर, देखिए फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन किसमें मिलती है, रुधिर प्लाज्मा में। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मिलती है मेरी ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, अम्ल में, क्षार में, ग्लूकोज में या फाइब्रिन में। तो मुझे मालूम है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है और वो बाद में कन्वर्ट किसमें हो जाती है, फाइब्रिन में, ठीक। अब है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों उलझ जाती हैं त्वचा के बाल में, एपिडर्मिस ऊतक में, फाइब्रिन के रेशे में, इनमें से कोई नहीं। तो वो किसमें उलझ जाती हैं, फाइब्रिन के रेशे में। तो फाइब्रिन के रेशे वे होते हैं जब कट जाते हैं तो वहां पर तुरंत आके एक जाली बना लेती है अपनी, और जैसे ही जाली बनी तैसे ही उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है, वो पार निकल नहीं पाएंगी, अर्थात क्या है, वो उलझ जाएंगी। और जैसे ही वह उलझ जाएंगी तैसे ही वह मोटा मोटा क्या खोट सा बन जाता है। तुमने देखा है कि मोटा मोटा बहुत खोट सा बन गया, अब यहाँ से ब्लड नहीं निकलेगा। खोट का मतलब क्या है, यानी कि मेरा रुधिर क्या है वहां पर जम गया। तो रुधिर क्या है मेरा वहां पर जम गया। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रुधिर प्लेटलेट्स के अंदर मिलती हैं और डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं, कुछ आरबीसी के अंदर मिलती है।
अगर ये चारों चीज़ें मेरे ब्लड के अंदर हैं तो उस ब्लड को मैं कहता हूँ होल ब्लड। तो आज हमने यहाँ पर होल ब्लड के बारे में बहुत कुछ समझा और ये सारी चीज़ हमारी SCERT की बुक्स में दे रखी हैं, ठीक। तो होल ब्लड को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल इस ब्लड से रिलेटेड और भी कुछ होगा, उसे हम अगली क्लास के अंदर देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम आपके सामने फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरी आराम से, किसी की समझ में नहीं आया तो मेरा रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।